बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है उन मोहम्मद और आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसका क्या रोल है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एक इंट्रैक्शंस को बताती है। किस चीज़ के इंट्रैक्शन को बताती है? मेटल के इंट्रैक्शन को विद लिगेंड्स, सराउंडेड बाय लिगेंड्स। अब अगर ये एक मेटल है, ठीक है, और ये सराउंड किया गया है, किससे सराउंड किया गया है? लिगेंड्स से। इसके साथ लिगेंड्स मौजूद हैं, तो उसको एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज आ गई थी, जैसे हमारे पास एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वेस्पर है, एमओटी है, लेकिन उनमें कुछ लिमिटेशंस थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि जब ये इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, तो उससे हमारे पास होता क्या है, कलर्स बनते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसी वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली फोकस करती है मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी के ऊपर जब लिगेंड्स उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि मेटल्स और लिगेंड्स के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा बॉन्ड है, वो आयोनिक बॉन्ड है रेदर देन द कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अब ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को बयान करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक्सिस क्या होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, और जो डी ऑर्बिटल के डी एक सबशेल है, ठीक है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका क्या रोल है। अब एक्सिस हैं, देखिए एक्स है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड्स जुड़े होते हैं और उनका जो एंगल है वो 109.5 होता है। और ये जो लिगेंड्स हैं ये अटैच होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस रेदर देन ऑन द एक्सिस। लाइक ऑक्टाहेड्रल में तो वो ऑन द एक्सिस होता है, स्क्वायर प्लेनर में भी वो ऑन द एक्सिस होता है, मगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वो ऑन द एक्सिस लिगेंड्स मौजूद नहीं होते। मैं बता रहा था कि डी जो सबशेल है उसके 5 ऑर्बिटल्स हैं। उन 5 ऑर्बिटल्स में से जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं। ये एक्स वाई जी ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है ये हमारे पास उसके डी के ऑर्बिटल्स हैं 3, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स वाई जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम किस तरीके से लिख सकते हैं? उन्हें लिखने के 2 मेथड्स हैं। बेसिकली हमारा जो मेन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उनको ड्रा करना चाहते हैं एक्स और वाई। हम ऐसे तरीके से एक्सिस के ऊपर नाम लिख देंगे और सेंटर में वो उसको ड्रा कर देंगे। अब ये डी एक्स वाई है, हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जी एक्सिस। इसी तरीके से देखें एक्स वाई लिख दें तो उसके अंदर ड्रा कर दें, वाई जी लिख दें तो उसके अंदर ड्रा कर दें, एक्स जी लिख दें तो उसके अंदर भी ड्रा कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये जो एक्सिस हैं ये इन बिटवीन, ये जो ऑर्बिटल्स हैं डी के, ये 3 ऑर्बिटल्स ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं। और जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वो किस तरह अप्रोच करते हैं? वो भी इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। जब लिगेंड्स इसी तरीके से इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो लिगेंड्स का अपना ऑर्बिटल होगा और इनका भी ऑर्बिटल है, रिपल्शन क्रिएट होगी, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके से इनकी एनर्जी जो उन ऑर्बिटल्स की जो इन बिटवीन द हैं उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारे पास कौन कौन से क्या चीज़ मौजूद होती है? एक्स और वाई पे हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं डी के, जिन्हें हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। डी जी स्क्वायर को हम ऐसे ड्रा करते हैं और डी एक्स वाई को हम एक्सिस के ऊपर ही ड्रा करते हैं। अब ये देखें डी के मैंने आपको बताया था कि इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं।
अब ये जो पहले ऑर्बिटल्स 5 थे वो फ्री स्टेट में थे, लेकिन जैसे ही कम्प्लेक्स बनेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम होगी। दैट्स वाई ये फ्री स्टेट है, लेकिन इसमें वो उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी मैक्सिमम है। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें से 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि वो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं। एंड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री द ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस have high energy as compared to those orbitals which present on the axis like EG orbitals and T2G orbital. Energy of T2G orbital is high as compared to EG because of the incoming ligands. Ligands approach to the those orbitals which are present in between the axis. That's why the energy T2G is greater. अब ये पॉजिटिव 0.4 डेल डी क्यू क्या है और ये -0.6 डेल्टा डी टी डॉट डी क्या है। ये हमारे पास जो पॉजिटिव 0.4 है, ये हमारे पास बेसिकली जो ये डेल्टा है ना, इसे हम डी क्यू भी बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ क्वांटा। लाइक ये जो डी ऑर्बिटल है, ये जब स्प्लिट होता है तो हमारे पास एक डिफरेंस ऑफ क्वांटा बनता है। ये बेसिकली 1 इज़ इक्वल टू 10 डिफरेंस ऑफ क्वांटा होता है। लेकिन अब 10 में से पॉइंट फोर हमारे पास ऊपर जाता है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी बहुत कम हो उसे हम माइनस में लिखते हैं। और इसका एक और ट्रिक है कि अगर 3 हैं तो 3 × 2 6 होता है, लेकिन हमने 6 नीचे लिखना है। और इसी तरीके से 2 हो तो 2 × 2 4 होता है, हमने उसके साथ 4 नहीं लिखना, बल्कि हमने उसके अपोजिट 4 लिखना है। अब मैं आपको बता रहा था CFT के बारे में कि वो किस तरह रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये है कि एक मेटल के साथ हमारे पास 4 लिगेंड्स अटैच हैं। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के नाम के ऊपर बेसिकली हमारे पास 2 ज्योमेट्रीज मौजूद हैं। एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मौजूद है और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मौजूद है। जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मौजूद है उसमें फर्दर 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं, एक है DsP2 और एक है sp2d। और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें है sp3। अब ये DsP2, sp2d या sp3 क्या चीज़ है? बेसिकली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इस तरह की होती है, इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है x और y एक्सिस के ऊपर। और जो लिगेंड्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का एंगल होता है। टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स के दरमियान या जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके दरमियान टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109.5 का एंगल होता है। जो लिगेंड्स हैं वो अपने आप को इस एंगल के ऊपर अरेंजमेंट करते हैं ताकि मिनिमम क्या हो सके, मैक्सिमम रिपल्शन हो सके, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिनिमम रिपल्शन हो सके, आपस में एक दूसरे से कम रिपल्शन पे वो मेंटेन रहे। अब DsP2 sp2d। DsP2 क्या चीज़ है? DsP2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऑर्बिटल D से होगा, एक ऑर्बिटल S से होगा और 2 ऑर्बिटल P से होंगे। और ये चारों ऑर्बिटल मेटल के सेंट्रल मेटल एटम के होंगे, जो वो यूज़ करेगा किस मकसद के लिए? लिगेंड्स को अपने पास रखने के लिए। अब उनमें से वो किसी एक लिगेंड को S में रखेगा, एक को D में रखेगा, एक को P में और दूसरे को भी P में रखेगा। DsP2 या sp2d, इन दोनों को हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में लेकर आते हैं। ये डिपेंड्स करता है कि सेंट्रल मेटल एटम की जो स्टेबिलिटी है वो किस में है। अगर वो सेंट्रल मेटल एटम स्टेबल है इनर D ऑर्बिटल यूज़ करने में, तो वो देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर वो सेंट्रल मेटल एटम स्टेबल है आउटर D ऑर्बिटल यूज़ करने में, देन इट इज़ वेल एंड गुड। सो अब मैं इसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को जो CFTs की है वो उसको थोड़ा सा ड्रा करने लगा हूँ कि ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स तो होंगे। अब उनमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी? बेसिकली मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को यूज़ करता है, z एक्सिस को यूज़ नहीं करता। हमारे पास जो D सबशेल है इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस होते हैं। जो ऑन द एक्सिस होते हैं लिगेंड्स हमेशा अप्रोच करता है
ऑन द एक्सिस, बट इन केस ऑफ, मैंने आपको पहले बताया, देखें जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या जैसे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल मींस जिसमें 6 लिगेंड्स मौजूद हों, 6 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर मौजूद हो, और स्क्वायर प्लेनर मींस जिसमें का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। मैंने आपको पहले बताया कि लिगेंड्स हमेशा अप्रोच करना चाहता है किस तरफ, लिगेंड्स हमेशा एक्सिस की तरफ अप्रोच करना चाहता है। मगर अब अगर देखें किसी ज्योमेट्री में उसकी ज्योमेट्री इस तरह से है, या तो इन बिटवीन द एक्सिस है लाइक टेट्राहेड्रल, अगर ऑन द एक्सिस है देन डेफिनेटली ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस पे मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि लिगेंड्स और उन ऑर्बिटल्स के दरमियान क्या रिपल्शन होगी, रिपल्शन से हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, इनमें से एक को डोमिनेट होना पड़ता है। तो देखें 2 ऑर्बिटल्स हैं जो ऑन द एक्सिस होते हैं, मगर इधर 2 एक्सिस यूज़ हो रहे हैं। अब जो 2 ऑर्बिटल्स एक्सिस पे होते हैं, एक है dx² - y² और dz², बट इनमें से dz² यूज़ नहीं होता क्योंकि इसकी जो जियोमेट्री है वो इस तरह से है कि वो x एक्सिस और y एक्सिस को यूज़ करती है, ना कि dz² को यूज़ करती है। अब ये देखें हमेशा इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। जब भी हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस तरीके से 2 को ऊपर रखते हैं और 3 को नीचे रखते हैं इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इन टेट्राहेड्रल 3 को ऊपर रखते हैं और 2 को नीचे रखते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है इन बिटवीन द एक्सिस मौजूद होने की वजह से। और ऑक्टाहेड्रल में इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। येस, इन टेट्राहेड्रल दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, बट ligands prefer to approach in between the axes. It depends upon the ligands. If ligands want to attach on the axis, if ligands want to attach in between the axes, ligands see where the orbitals are present. तो dx² - y² की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर dxy की ज़्यादा होगी, फिर dz² की, और एंड में dyz और dzx की एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 4 ऑर्बिटल्स इसमें आएंगे फर्स्ट, देन 5 इसमें, फिर 6 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा और फिर 8 ऊपर जाएगा। ये उसकी एनर्जी की फिलिंग है। अब मैं आपको इधर बताता चलूँ कि ये मैंने थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की है। जिस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, इसके साथ 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, जो कि x, y और z एक्सिस पे मौजूद हैं। x और y देखें, z एक्सिस यूज़ हो ही नहीं रहा, z एक्सिस यूज़ नहीं हो रहा। इसी वजह से हम z एक्सिस को, जो कि dz² है, ऑन द एक्सिस मौजूद है, लेकिन वो हम उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके जो लिगेंड्स हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में वो x और y एक्सिस पे मौजूद हैं, ना कि z एक्सिस पे। अब ये देखें टेट्राहेड्रल, इसमें जो उसकी ज्योमेट्री इस तरह से है कि लिगेंड्स इन बिटवीन द एक्सिस है, ना कि ऑन द एक्सिस। सो whenever the ligands approach to these means, अब इसके अपने जो मेटल्स हैं या इसकी जो अपनी ज्योमेट्री है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो कि हमें हमारी हेल्प करेंगे इसको समझने में, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को समझने में, कि किस तरह से हमारे पास DSP2 होता है या फिर SP2D होता है, किस तरह से ये 2 ज्योमेट्रीज बन सकती हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन, सही है। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर हमें नहीं आइडिया, तो ये एक ट्रिक है जो 3 पीरियोडिक टेबल जो है ना, तीसरा पीरियड है, मतलब उसमें ना बेसिकली हमारे पास कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं। जो कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं और जो रोज़ होती हैं वो पीरियड्स की फॉर्म में होती हैं। जो तीसरा पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, उसमें सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फी कोनी कज़न,
सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फीकूनी कज़न, फीकूनी कज़न, अब कज़न फीकूनी कज़न 21, 92, 23, 24, 25, 26, 7, 8 और 29। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। आर्गान है 18 मौजूद होगा ऑलरेडी, देन आता तो 3D है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए 4s2 लिख देते हैं, फिर 3D लिख देते हैं। अब इसका टाइमिंग नंबर कितना है 29। 29 में से हम 18 को माइनस कर ले तो हमारे पास 11 बचता है। 11 में अब 4s2 3D9, तो ये कौन सा सिस्टम है, D9 सिस्टम है। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे क्योंकि मैंने इसमें डी सब शेल को इंक्लूड करना है। ये जो डी सब शेल है ना, इसको मैंने यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, sp3 भी यूज़ हो सकता है। हम चेक करते हैं कि कौन सा यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा। ऑर्गान है मतलब अब हमारे पास क्या नाम था, टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन। टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन में ये उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। सो 3D में 9 को मैंने इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और देन ये 9 तो ऑलरेडी था, 1 2 3 4